नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 19 पर, जिसमें हमारा आज टॉपिक रहेगा अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल और क्षारक हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो तो एक बार जल्दी से रिमाइंड कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अम्ल क्या होता है। पहली बात, खट्टा होता है। दूसरी बात, ये H+ का दान करता है, H+ को देता है। तीसरी बात, वो लिटमस पेपर वाली, लिटमस पत्र वाली, कि लिटमस पत्र को नीले को लाल बनाता है। नीले को लाल बनाएगा तो वो अम्ल है। वहीं इसके उल्टा विपरीत बात करें तो क्षारक, खट्टे की जगह कड़वा है, कड़वा होगा टेस्ट में। H+ की जगह OH का दान करेगा, OH नेगेटिव आयन होगा और लाल पत्र को नीले में बदलेगा, यानी कि लाल लिटमस पत्र को नीला बनाएगा। तो ये है हमारे अम्ल और क्षारक पहचानने का तरीका। इनमें हमने कई सारे सूचक पढ़े थे जानने के लिए कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन अम्ल है और कौन क्षारक है। चलिए, तो आगे आज हम बात करेंगे कि लवण क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण, हमने इनके कुछ गुणों की तो चर्चा करी थी, लेकिन रासायनिक गुणों की आज थोड़ा और अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। उसमें कुछ गुण रासायनिक भी थे जो हमने कल डिस्कस करे थे। आज चलिए और को भी जानते हैं। तो देखिए, अम्ल और क्षारक, एक सेकेंड, तो अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया को जानते हैं। आइए, तो हम देखेंगे किसी एक अम्ल और एक धातु का उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए धातु को हम ले लेते हैं जिंक। जिंक आपको याद होगा, हमने जब एक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी थी, क्रियाशीलता वाली एक हमने एक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी थी, जो अगर मैं आपको रिवाइज़ कराऊँ तो हमने क्या पढ़ा था, पता 100 का मगर अकेली जिंक आयरन लेडी है। तो वहाँ पे जिंक का नाम आया था, वही वाली जिंक है ये। तो देखिए, जिंक, आयरन आदि क्रियाशील धातुएं हैं। क्रियाशील धातुएं हैं, हमने देखा था ना, हाइड्रोजन के ऊपर थे ये सारे। तो ये सभी जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं, ये अच्छे क्रियाशील धातुएं हैं। तो धातुएं तनु अम्लों जैसे कि HCl, H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस निकालते हैं। अब एक यहाँ पे वर्ड आया है हमारे पास, तनु अम्ल। अभी तनु अम्ल क्या होता है, किसी भी अम्ल में मान लीजिए HCl है, HCl बनाते समय कुछ मात्रा में अगर मैं इसमें जल मिला दूँ, ठीक है, तो मेरा मिश्रण तैयार हो जाएगा, विलयन तैयार हो जाएगा। इस विलयन में अगर जल की मात्रा ज़्यादा होगी, जल की मात्रा ज़्यादा होगी, यानी कि मेरा जो अम्ल है वो पतला हो जाएगा ना, गाढ़ा नहीं रहेगा, पतला हो जाएगा। तो ऐसे विलयन को हम तनु विलयन बनाते हैं। वहीं इसके विपरीत अगर उसमें जल की मात्रा कम होगी तो उस विलयन को या उस अम्ल को हम सांद्र बुलाएंगे। तो यहाँ तनु से मतलब है कि जल की मात्रा अधिक है, पतला है, हमारा अम्ल पतला है। तो हमने क्या जाना कि ये जो धातुएं हैं जिंक और आयरन, तनु अम्ल के साथ अच्छी खासी अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो इसके लिए हम किस तरह से अभिक्रिया लिख सकते हैं। देखिए, धातु और अम्ल दोनों जुड़े आपस में, हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस तो बेटा साइड प्रोडक्ट होती है। साइड प्रोडक्ट मतलब मेन अभिक्रिया कुछ और है, ये तो साथ में बन गई। तो दूसरा मेन आइटम क्या बना है, तो जो मेन हमारा सामान वस्तु तैयार हुई है वो हमारा लवण तैयार हुआ है। धातु और अम्ल के मिलने से लवण तैयार हुआ है और इनके बनने के साथ साथ कुछ सामान बच गया था जो हाइड्रोजन गैस बन के निकल गया। तो आइए इसको रिएक्शन आइए इसको रिएक्शन के माध्यम से भी जान लेते हैं। तो देखिए, ये अगर मेरी रिएक्शन है, अभिक्रिया है, देखिए Zn + H2SO4, यहाँ पे लिखते हैं बड़ा बड़ा Zn + H2SO4। इसमें जो मेरा H2SO4 है यही अम्ल है और ये कुछ इस तरह से यहाँ से टूट सकता है। H2SO4 यहाँ से टूट सकता है। Zn तो पहले से ही अकेला है, तो Zn क्या करेगा, SO4 को अपने पास ले जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ZnSO4।
ZnSO4 बन गया, साइड में कुछ बच गया, आपको दिख रहा है क्या बच गया, ये हमारा हाइड्रोजन बच गया, हाइड्रोजन H2 बच गया। और ये जो मैंने तीर का निशान ऊपर की तरफ लगा दिया, इसका मतलब गैस, हाइड्रोजन गैस भी बन गई साथ में। तो ये जो हमारा ZnSO4 बना है, ये जो ZnSO4 बना है, यही हमारा लवण है। कहाँ से आया लवण? ये लवण आया हमारा, जो हमारी धातु थी और जो अम्ल था, उन दोनों के मिश्रण से मिलने से एक जो उत्पाद तैयार हुआ है वो लवण है, और जो गैस साथ में उत्पादित हुई है वो हमारी हाइड्रोजन गैस है। अब हमें पता कैसे चला कि ये गैस हाइड्रोजन गैस ही है? गैस तो दिखती ही नहीं है, गैस का तो कोई रंग ही नहीं होता, तो कैसे पहचान सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस ही उत्पन्न हुई है? तो इसके लिए हमने क्या करा, एक एक्टिविटी करी। ये देख रहे हैं आप टेस्ट ट्यूब में हमने कुछ अम्ल लिया और कुछ जिंक ले लिया, जिंक सल्फेट बना। जिंक सल्फेट बनने के साथ साथ ये जो बबल्स दिख रहे हैं आपको, छोटी छोटी बूंदे जैसी बबल्स जैसा दिख रहा है, ये बबल्स बना। बबल अगर कहीं पर भी बनता है तो बबल का सीधा सीधा मतलब है गैस, गैस होगी तभी तो बबल बनेगा, ठीक है। तो बबल बना, हमको अब ये जानना था कि कौन सी गैस का बबल बन रहा है, तो हमने ऊपर ये एक ट्यूब लगा दी जो कनेक्ट होके इधर यहाँ आ रही है, हमारे पास एक दूसरे जार में कलेक्ट हो रहा है। अब यहाँ से सारी गैस कलेक्ट होते हुए इस ट्यूब के ज़रिए होते हुए, ये बेंट ट्यूब है हमारी, इस ट्यूब से होते हुए यहाँ से इसका मुंह खुला हुआ है, तो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगी गैस, जो भी गैस होगी, अभी हमको पता नहीं है कौन सी गैस है। तो हमने क्या करा, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं क्या, कि जलती हुई माचिस की तीली, जलती हुई माचिस को अगर हम गैस के पास लेके आएँ और गैस के जलने से पट पट की आवाज़ आए, यानी हम इसको पॉप साउंड कहते हैं, पॉप ध्वनि, पॉप साउंड यानी कि पट पट जैसे पटाखे फूटते हैं उस तरह से वो वाली अगर आवाज़ आती है तो मतलब ये हाइड्रोजन गैस ही है, और कोई गैस इस तरह से आवाज़ करके नहीं जलती। यानी अगर आपको किसी गैस के जलने से पट पट की ध्वनि सुनाई दे, यानी कि पॉप ध्वनि सुनाई दे, तो आप पहचान जाएंगे कि हाँ ये तो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस ही ऐसी आवाज़, ऐसी ध्वनि उत्पन्न करती है जलने पर। तो हमको ये भी कंफर्म हो गया कि इधर इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ, हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा। आगे देखिए, नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3, नाइट्रिक अम्ल HNO3 मैग्नीशियम और मैंगनीज के अतिरिक्त किसी भी धातु के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देती। अगर आपको HNO3 की अभिक्रिया करानी है तो आपको या तो मैग्नीशियम लेना होगा या मैंगनीज लेना होगा। Mg इज़ फॉर मैग्नीशियम एंड Mn इज़ फॉर मैंगनीज। अगर आप मैग्नीशियम या फिर मैंगनीज की अभिक्रिया कराते हो HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल के साथ, तो आपको प्राप्त हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। अदरवाइज़ आप इनके अलावा दूसरा कोई धातु लेते हो तो आपको हाइड्रोजन गैस उपलब्ध नहीं हो पाएगी, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल हर धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करता। नाइट्रिक अम्ल दूसरे अम्लों की तरह हर धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करता, केवल मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ अभिक्रिया करेगा और हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति करेगा। चलिए आगे देखिए, अम्ल एवं क्षारक की धातुओं के साथ किस तरह से अभिक्रिया होती है। हमने अभी थोड़ी देर पहले अम्ल की तो जान ली, अब क्षारक की भी बात करेंगे। जब कोई धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण एवं हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है, बिल्कुल सही बात है, बनती है। जितनी अधिक क्रियाशील धातुएं होंगी, जैसे कि सोडियम, कैसे पता लगेगा क्रियाशील, अधिक क्रियाशील है? जो जितना ऊपर था ना, उस सीरीज़ में हमने एक श्रृंखला पढ़ी थी, जो श्रृंखला में जितना ऊपर था वही वाली श्रृंखला, पता 100 का मगर अकेली जिंक वाली, तो जो जितने ऊपर है वो उतना ही अधिक अभिक्रियाशील है। तो देखो ये सारे वही हैं, पता 100 का मगर अकेली जिंक आयरन लेडी है ना, और ये कैल्शियम भी आगे का पता 100 का, तो तीसरे नंबर पे है। तो ये सारे ऊपर ऊपर बैठे वाले हमारे तत्व हैं जो श्रृंखला में ऊपर बैठ रहे थे, तो ऊपर बैठे थे यानी कि इनकी क्रियाशीलता इनमें बहुत अच्छी होगी। तो ये जितना अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो उतनी ही अच्छी अभिक्रिया करेगा और उतनी ही तीव्र, यानी जल्दी से फास्ट, बहुत जल्दी अभिक्रिया हो जाएगी, समय नहीं लेगी अभिक्रिया ज़्यादा। अगर कम अभिक्रियाशील धातु होंगी, जैसे जो हाइड्रोजन के नीचे, अगर मान लो मैं ये हाइड्रोजन बीच में है, कुछ तत्व हमारे हाइड्रोजन से ऊपर थे, कुछ नीचे थे, तो जो ऊपर वाले हैं वो अधिक क्रियाशील हैं, जो नीचे वाले हैं वो कम क्रियाशील हैं।
तो हाइड्रोजन के नीचे वाले जो तत्व हैं जैसे कि कॉपर, मरकरी, सिल्वर, याद आया आपको? कॉपर, मरकर, सिल्वर, गोल्ड बनता है। तो ये वही है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, ये हाइड्रोजन के नीचे हैं, यानी कि कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं और ये तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकते। ये तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकते। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ डाउट है कि ये किस तरह से होता है, कि किस तरह से हमको पता लगेगा कि रिएक्टिविटी सीरीज़ कौन जल्दी अभिक्रिया करेगा या कौन देर से अभिक्रिया करेगा, तो उसके लिए बेटा मैंने आपकी वर्कशीट की वीडियो बनाई थी जहाँ पे आपकी एक्टिविटी सीरीज़ आई थी। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो बेटा ये है वो वाली वीडियो, आप चाहें तो हमारी DOE साइंस वर्कशीट नंबर 16 क्लास 10th की मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं। यहाँ पे इस सीरीज़ को, श्रृंखला को याद करने के लिए एक मैंने बहुत अच्छी ट्रिक भी बताई है आपको। आप इस ट्रिक को याद करके इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन सा धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कौन सा कम अभिक्रियाशील है। ये आपको बहुत हेल्प करेगी अगर आपको ये एक्टिविटी सीरीज़ या क्रियाशीलता की श्रृंखला अगर आपको याद रहेगी। ये आपको याद होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें या अपने से खुद से इसको याद कर लें। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। हम बात कर रहे थे कि कॉपर, मरकरी और सिल्वर कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, तो ये अम्ल के साथ मिलकर, एक मिनट, कम अभिक्रियाशील धातुएं हमारी कॉपर, मरकरी, सिल्वर, और ये तनु अम्ल के साथ मिल कोई खास अभिक्रिया नहीं कर पाएगी। तो देखिए वहीं पे उसी वीडियो में हमने ये भी बात करी थी कि कौन किसको विस्थापित कर सकता है। तो यहाँ पे वही बात हो जाती है कि विस्थापन नहीं हो पाएगा क्योंकि कम अभिक्रियाशील है। तो अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको थोड़ा सा कनेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, बाकी मैं कोशिश करूँगी कि आपको समझ आ जाए। तो देखिए हमने ले लिया Zn। Zn क्या है? हमारा एक धातु है। Zn के साथ मैंने ले लिया अम्ल HCl। HCl के 2 मोल लिए, ठीक है, 2 भाग लिए हमने। इनकी अभिक्रिया कराई, देखिए कितना अच्छे तरीके से समझाया गया। ये Zn हो गया आपका, इसको आप H मान लीजिए। ये जो पर्पल कलर के आपको ट्राइंगल दिए गए हैं, त्रिभुज है, ये आपके हाइड्रोजन के परमाणु हो गए। साथ में जुड़ा हुआ ग्रीन कलर के डब्बे में हो गया आपका Cl। तो जब रिएक्शन कराई तो हमने क्या देखा था? H2SO4 के साथ कराया था तो H अलग Cl अलग हो गया था। तो Zn और Cl जुड़ जाएंगे आपस में, Zn और Cl जुड़ जाएंगे तो ZnCl2 बनेगा। तो एक Zn और 2 हाइड्रोजन यानी कि ग्रीन कलर के डब्बों को अपने साथ ले जाएगा, बन गया ZnCl2। हाइड्रोजन यहाँ से मुक्त हो गया, अलग हो गया और H2 के फॉर्म में अलग हो जाएगा। राइट, चलिए आगे बात करते हैं। तो क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया कैसे होगी? हमने ये तो जान लिया कि धातु किस तरह से अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। अब ये भी जान लेते हैं कि क्षारक किस तरह से धातु के साथ मिलकर अभिक्रिया कर सकता है। तो देखिए एक क्षारक का उदाहरण NaOH, हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी इस पर। NaOH, जो भी OH देता है वो क्षारक होता है। तो NaOH एक क्षारक है, साथ में ले लिया Zn एक धातु है, दोनों की अभिक्रिया कराई तो क्या बनेगा? तो हमारा फिर से वही काम होगा, पहली बात कि हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी उत्पन्न होगी तो हमारा क्या बच जाएगा? हमारा बन जाएगा Na2, यहाँ से दो Na है, Na2 Zn और O, Na2 ZnO, इसका नाम हो जाता है सोडियम जिंकेट। ये भी एक लवण ही कहलाएगा। तो यहाँ पर भी एक लवण का ही निर्माण हो रहा है। तो जब भी हमारा धातु अम्ल या क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा। अब देखिए अम्ल की धात्विक ऑक्साइड एवं क्षारक की धात्विक ऑक्साइड के साथ किस तरह से अभिक्रिया होती है। अब धात्विक ऑक्साइड यानी कि धातु का ऑक्साइड, जैसे यहाँ पे हमको दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो बना देता है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि ये इस धातु कैल्शियम की धातु का ऑक्साइड बन गया। तो ये हो गया हमारा धात्विक ऑक्साइड। तो CaO ने अम्ल के साथ अभिक्रिया करी यानी कि HCl के साथ, क्या होगा? ये यहाँ से रूटेगा और CaO भी अलग होगा। तो Ca ने Cl ले लिया हाइड्रोजन से, अम्ल से, और H जो था वो कैल्शियम ऑक्साइड का O लेकर चला गया। देखिए इसको थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं, देखिए अब देखो CaO यहाँ से टूटेगा, HCl इस तरह से टूटेगा। तो Ca ने तो Cl ले लिया और O और H साथ में जुड़ के जल बना दिया।
Ca और Cl ने CaCl2 बनाया। ये CaCl2 किस तरह से बनता है? ये संयोजकता पर बेस्ड होता है बेटा। तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के समझा दूंगी। अभी फ़िलहाल आप ये इसको यहाँ से समझ लें कि CaCl2 बनेगा। इस वीडियो में अगर मैं समझाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए, तो अम्ल धात्विक ऑक्साइड, अब ये जो मेरा धात्विक ऑक्साइड है CaO, ये क्षारक होगा, ठीक है, ये क्षारक की तरह काम करेगा। तो क्षारक और दूसरा HCl क्या है? अम्ल। तो क्षारक और अम्ल, जब भी क्षारक और अम्ल दोनों अभिक्रिया करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया में जल उत्पन्न होता है, जल बनेगा और एक लवण बनेगा साथ में। तो जो CaCl2 बना वो लवण है और H2O साथ में बन गया हमारा जल। तो ऐसी अभिक्रिया को हम उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। उदासीन किस तरह से उदासीन? देखो, ये एक चीज़ HCl अम्ल था, CaO क्षारक था, तो अब ना तो CaCl2 क्षारक ही रहा पूरी तरह से, ना अम्ल ही रहा। तो इनका जो प्रकृति थी ना उतनी अम्लीय रही ना वैसी क्षारकीय रही। तो इस तरह से ये उदासीन हो गया और जल का साथ में निर्माण हुआ। तो इस प्रक्रिया को हम उदासीन अभिक्रिया बुलाते हैं। क्या बनता है इसमें? एक लवण बनता है और जल बनता है। दूसरी देखिए, एक और उदासीन अभिक्रिया। अब पिछली बार हमने क्या करा था? धातु का ऑक्साइड लिया था और उसको बोला था कि ये तो हो गया हमारा क्षारक, लेकिन अगर हम अधातु, कार्बनिक अधातु का ऑक्साइड लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा अम्ल, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ये तो है ही क्षारक क्योंकि इसके पास OH है, हाइड्रोक्साइड है। तो क्या बनेगा? उसी तरह से CaCO3 बन जाएगा और जल का निर्माण होगा। Ca, यहाँ से टूटा Ca, और ये वाला CO2 के साथ एक और ऑक्सीजन मिल गया, CO3 बन गया और यहाँ निकल गया H2O। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी लवण और जल का निर्माण हो गया। तो ये भी एक उदासीन अभिक्रिया ही है। अब एक बात जो समझने वाली है आपके लिए वो ये है, यहाँ लिख देते हैं कि जब धातु ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो धातु का ऑक्साइड बनता है, यानी कि धात्विक ऑक्साइड, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, धात्विक ऑक्साइड बनता है, O इज फॉर ऑक्साइड। और अधातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, O2 लिखेंगे हम इसको, तो ये सही बोल रहे हैं, अधात्विक ऑक्साइड बनेगा। अब खुद सोच के देखिए किसी अधात्विक ऑक्साइड के बारे में। अधात्विक ऑक्साइड जैसे कि आप ले ले H2SO4 है ना, सल्फर है उसमें, या HNO3, H2SO4, कुछ भी ले लो। तो हम H2SO4 को कंसिडर कर लेते हैं। देखो, ये ऑक्साइड है सल्फर का, ये सल्फर का ऑक्साइड है SO4, तो ये अम्ल होता है, यानी कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। चलो, इसको इस तरह से आप याद कर पाओगे। देखो, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, धातु का इसके ठीक विपरीत क्या होगा? ये अम्लीय है तो ये क्षारक होगा। दोनों तो अम्लीय हो नहीं सकते, तो एक अम्लीय होगा तो दूसरा क्षारक होगा, तो ये हमारा क्षारक हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से जो CaO है, क्योंकि ये धातु का है ऑक्साइड, तो ये क्षारक होगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अधातु से बना है तो ये अम्लीय होगा। इनकी प्रकृति इसी तरह से काम करती है। देखिए, अब अभ्यास के लिए आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके जवाब आप ही देंगे, मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस करूँगी। देखिए, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया को इस तरह से समीकरण के रूप में लिखिए। कॉपर की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी? कॉपर के साथ खुद ही सोचिए, ऊपर आता है या नीचे आता है? ऊपर या नीचे देख के, हाइड्रोजन बीच में है। हाइड्रोजन के जो ऊपर वाले हैं वो हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के जो नीचे वाला है वो हाइड्रोजन को नहीं हटा सकता। अपने उत्तर की पुष्टि भी करनी है आपको, ठीक है, रीज़न देना है। क्या होगा यदि एल्यूमिनियम, सोडियम, एल्यूमिनियम कॉमा आएगा यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? ये आपको बताना है, रासायनिक अभिक्रिया को लिखना भी है। हम किस प्रकार कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के होते हैं? कैसे कह सकते हैं? ये अभिक्रिया के जरिए कह सकते हैं कि इसने अभिक्रिया करी, लवण बनाया और जल का निर्माण हुआ साथ में। ऐसा तो उदासीन अभिक्रिया में होता है, और उदासीन अभिक्रिया कब कहलाएगी? जब एक क्षारक और एक अम्ल अभिक्रिया कर रहा होगा। तो अम्ल तो हमने HCl ले लिया, यानी कि CaO, धात्विक अम्ल क्षारक का काम कर रहा होगा। इस तरह से आप समझा सकते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी माँ अचार या चटनी धातु के बर्तन में नहीं रखती? क्यों नहीं रखती? क्योंकि अचार या फिर चटनी खट्टे होते हैं। खट्टा यानी अम्ल, अम्ल और धातु है ना, धातु ऑक्साइड,
धातु और अम्ल अभिक्रिया कर लेते हैं। धातु और अम्ल अभिक्रिया कर लेंगे तो जहरीला पदार्थ बन जाएगा, जो हमारे लिए लवण जो बनेगा वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, वो नहीं खाना चाहिए। ठीक है, जो हमारे शरीर को नुकसान कर सकता है, इसलिए मम्मी उसमें नहीं रखती। तो चलिए, आज की हमारी वर्कशीट संपन्न हुई यहाँ पर। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट, आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की। तो चलिए, मिलेंगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।